चैप्टर के लेक्चर 1 में हमने घर्षण की बात की थी कि घर्षण है क्या और घर्षण उत्पन्न कब होता है और घर्षण का कारण क्या है। आज हम जानेंगे घर्षण के प्रकारों के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे घर्षण कितने प्रकार के होते हैं और ये घर्षण कब लगते हैं। तो बात हम रिवीजन कर लें थोड़ी घर्षण की। तो घर्षण लगता कब है? घर्षण तभी लगता है जब आपेक्षिक गति हो रही होती है। ठीक, एक वस्तु के सापेक्ष जब दूसरी वस्तु गति में हो तो इस गति को हम बोलते हैं आपेक्षिक गति, और जब एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु गति में मोशन में होती है तो इस गति को आपेक्षिक गति कहते हैं। और इस आपेक्षिक गति का सदैव विरोध करती है घर्षण। घर्षण बल हमेशा आपेक्षिक गति का विरोध करती है या आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति मीन्स आपेक्षिक गति यदि होने वाली हो तो उस होने वाली आपेक्षिक गति का भी विरोध करती है। ठीक है, तो आज हम 3 टाइप के हमारे पास घर्षण है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। इन तीनों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और इनको ग्राफ के द्वारा भी समझेंगे। तो पहले प्रकार के घर्षण में आता है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण मीन्स स्थिर अवस्था में वस्तु यदि स्थिर है और स्थिर अवस्था में वस्तु की स्थिर अवस्था में लगने वाले घर्षण को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और स्थैतिक घर्षण कब लगेगा? चूंकि हमने घर्षण जान लिया कि घर्षण है क्या। घर्षण तभी लगेगा जब आपेक्षिक गति हो रही होगी, तभी घर्षण लगेगा। ठीक, तो स्थैतिक घर्षण कब लगेगा? वस्तु स्थिर होगी। स्थिर होगी मीन्स अब घर्षण तभी लगेगा जब गति हो। तो हम ये भी नहीं कह सकते हो कि वस्तु स्थिर हो, मीन्स वस्तु किस कंडीशन में होनी चाहिए? वस्तु आपेक्षिक गति के प्रवृत्ति में हो। ठीक है, या आपेक्षिक गति होने वाली हो, आपेक्षिक गति हो नहीं रही हो, आपेक्षिक गति होने वाली हो, है ना। तो स्थैतिक घर्षण कब लगेगा? जब आपेक्षिक गति होने वाली हो, जब आपेक्षिक गति होने वाली हो। ठीक है, चूंकि स्थैतिक घर्षण है मीन्स वस्तु स्थिर रहेगी, मीन्स आपेक्षिक गति होने वाली होगी। हम बल लगा रहे होंगे और बस आपेक्षिक गति होने ही वाली होगी, आपेक्षिक गति हो नहीं रही होगी। तब की कंडीशन में जो घर्षण लगेगा उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और स्थैतिक घर्षण का जो मान है, ठीक है, स्थैतिक घर्षण को हम Fs से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, इसका मान नियत नहीं होता, इसका मान बदलते रहता है, ये परिवर्ती मान वाला होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है? परिवर्ती मान जो है इसका बदलता रहता है, इसका मान नियत नहीं होता। ठीक, आगे समझेंगे कि किस प्रकार से इसका मान बदलते रहता है। तीसरा है कि जो स्थैतिक घर्षण है, ठीक है, स्थैतिक घर्षण का सूत्र हमने देखा है, हालांकि इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, इसके सूत्र के बारे में। तो स्थैतिक घर्षण को हम थोड़ा डायग्राम से समझें। ठीक है, आपेक्षिक गति जब होने वाली होगी तभी स्थैतिक घर्षण होगा और ये परिवर्ती होता है, ये भी हम अभी समझेंगे। तो इसके लिए हम एक सतह बना लेते हैं। इस सतह पर मान लेते हैं कोई वस्तु है कैपिटल M द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अब इस वस्तु पर जैसे हमने बल लगाना शुरू किया, ठीक, जैसे हम बल लगाएंगे, मान लेते हैं इस पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। ठीक, 5 न्यूटन का हमने बल लगाया। अब इसकी प्रवृत्ति है कि ये जो वस्तु है यह 15 न्यूटन तक के बल को, 15 न्यूटन तक के बल को, मतलब जो बल हम लगा रहे हैं, जैसे हमने 5 न्यूटन लगाया तो ये 15 न्यूटन तक के बल को रोक के रख सकती है। ठीक, अब इससे अधिक का बल, यदि हमने 16 न्यूटन का बल लगाया तो फिर वस्तु को चलना पड़ेगा, वस्तु चलेगी, वस्तु मोशन में आ जाएगी, वस्तु गति में आ जाएगी। तो हमने 5 न्यूटन का बल लगाया तो इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग गया। अब देखो वस्तु स्थिर, हम बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु स्थिर है, मीन्स आपेक्षिक गति होने वाली है, आपेक्षिक गति होने वाली है। बल के मान को हम बढ़ाते जाएंगे तो धीरे से आपेक्षिक गति हो जाएगी। तो आपेक्षिक गति होने वाली मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स हम आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 5 न्यूटन का बल इधर लगाया तो विपरीत दिशा में 5 न्यूटन का बल, चूंकि घर्षण बल, ठीक है, हमेशा कहाँ लगेगा? घर्षण बल हमेशा बल के अपोजिट लगेगा। बल हम इधर लगा रहे हैं, F, बल की दिशा इधर है तो घर्षण बल की दिशा इधर हो जाएगी। ठीक,
इस तरह फिर हम 10 न्यूटन का बल लगाएंगे, तो 10 न्यूटन का बल लगाने से ये भी इस बल को निरस्त कर देगी। ठीक है, फिर जब हम 15 न्यूटन का बल लगाएंगे तो 15 न्यूटन के बल से जब हम इस वस्तु को खिसकाना चाहेंगे तो भी ये वस्तु 15 न्यूटन के बल से नहीं खिसकेगी, बल्कि 15 न्यूटन का बल ये हमें पलट कर दे देगी। 15 न्यूटन का बल हमें ये पलट करके दे देगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब आपेक्षिक गति हम करवाएंगे, आपेक्षिक गति होने वाली है, तो उसकी कंडीशन में स्थैतिक घर्षण लगेगा, और स्थैतिक घर्षण का मान जो है वह पिंड पर डिपेंड करेगा कि वस्तु का mg कितना है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। वस्तु यदि अधिक भारी है तो उसे गति कराने के लिए, आपेक्षिक गति कराने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण का मान भी अधिक होगा। तो स्थैतिक घर्षण का मान हम देख रहे हैं कि स्थैतिक घर्षण का मान बदल रहा है ना। पहले हमने 5 न्यूटन का बल लगाया तो स्थैतिक घर्षण कितना मिला हमें? 5 न्यूटन। फिर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया तो पलट करके हमें स्थैतिक घर्षण कितना मिला? 10 न्यूटन। फिर हमने 15 न्यूटन लगाया तो पलट करके हमें स्थैतिक घर्षण बल कितना मिला? 15 न्यूटन। तो हम देख रहे हैं कि ये मान जो है बदल रहा है बार बार। ठीक है, जैसे ही हम जितने फोर्स से हम वस्तु को बल लगा रहे हैं, जितना बल हम लगा रहे हैं, उतने ही परिमाण का बल हमको पलट करके मिल जा रहा है। मीन्स स्थैतिक घर्षण का मान बदलता हुआ हमें दिखाई देता है, या इसको हम परिवर्ती मान, या इसको हम बोलते हैं स्वसमायोजक बल। ठीक है, स्वसमायोजक मीन्स ये खुद को समायोजित कर लेता है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। ये खुद को समायोजित कर लेता है, मीन्स हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन का बल अपने आप विपरीत दिशा में लग गया, बल की विपरीत दिशा में लग गया। ठीक है, और वस्तु वहीं पर है। मीन्स स्थैतिक घर्षण कैसा घर्षण है? स्वसमायोजक घर्षण है। ये खुद को एडजस्ट कर लेता है, वस्तु की गति का विरोध करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है, वस्तु में मोशन नहीं होने देता। ठीक है, स्थैतिक घर्षण का काम है कि वह वस्तु में गति उत्पन्न नहीं होने देगा, वस्तु स्थिर ही रहेगी और इसका मान बार बार बदलता रहेगा। ठीक, यदि वस्तु गति में आ जाएगी तो फिर गतिक घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो वस्तु स्थिर है तो स्थैतिक घर्षण। ठीक है, वस्तु स्थिर है, स्थैतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण कैसा है? स्वसमायोजक है, सेल्फ एडजस्टिंग है। यह खुद से एडजस्ट कर लेता है, वस्तु को गति में नहीं लाने देता, वस्तु को गति में लाने से रोकता है ये घर्षण। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसा आता है जैसे 15 न्यूटन। ठीक है, अब 15 न्यूटन तक के बल को ये रोक कर रख सकती है। ठीक है, 15 न्यूटन तक के बल को ये रोक करके रख सकती है। मतलब 15 न्यूटन से अधिक का बल हम लगाएं तो वस्तु में गति उत्पन्न हो जाएगी, वस्तु मोशन में आ जाएगी, वस्तु बल की दिशा में, हमने जिधर बल लगाया उस दिशा में वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी। कब? जब हम 15 न्यूटन से अधिक का बल लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो 15 न्यूटन है, ये क्या है? ये क्या है? 15 न्यूटन इधर विपरीत में लग रहा है। 15 न्यूटन स्थैतिक घर्षण का मान, जो कि मैक्सिमम मान है। ठीक है, जो कि अधिकतम मान है स्थैतिक घर्षण का, अधिकतम मान। स्थैतिक घर्षण का कैसा मान है? अधिकतम मान है। तो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है 15 न्यूटन। क्या है? स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होता है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को हम कहते हैं सीमांत घर्षण। ठीक है, इसका नया नाम पड़ गया सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है सीमांत घर्षण। सीमांत मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, मीन्स सीमा का अंत हो जाना। सीमा का अंत मीन्स जैसे 15 न्यूटन उसकी सीमा है। ठीक है, 15 न्यूटन उसकी सीमा है। अब इस सीमा को हम अंत करेंगे, मतलब 15 न्यूटन से अधिक का बल लगाएंगे। जैसे ही 15 न्यूटन से अधिक का बल लगाएंगे वैसे ही सीमांत घर्षण टूट जाएगा और वहाँ से गतिक घर्षण प्रारंभ हो जाएगी, वस्तु मोशन में आ जाएगी, वस्तु गति में आ जाएगी। तो सबसे पहला घर्षण कौन सा है? स्थैतिक घर्षण। यदि वस्तु रुकी हुई है, हमने उस पर बल लगाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले कौन सा घर्षण उत्पन्न होगा? स्थैतिक घर्षण।
फिर स्थैतिक घर्षण के बाद कौन सा घर्षण आएगा, सीमांत घर्षण, जो कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होगा। स्थैतिक घर्षण का वो मान जिससे 1 न्यूटन भी या 0.1 न्यूटन भी यदि हम अधिक कर दें मान, ठीक है। सीमांत घर्षण मीन्स स्थैतिक घर्षण का वो अधिकतम मान जिससे थोड़ा सा भी बल अधिक लगाने पर वस्तु गति में आ जाती है, ठीक है, उस घर्षण को हम कहते हैं सीमांत घर्षण। और जब वस्तु गति में आ गई तो उसे हम कहते हैं, जब वस्तु गति में आ गई तो वस्तु जब गति में आ जाती है तो उसे हम कहते हैं गतिक घर्षण, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है एफ एस का, ठीक है, तो एफ एस का फार्मूला नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन जो सीमांत घर्षण है, तो सीमांत घर्षण का कोई फार्मूला नहीं होता। इसको नोट कर लो कि सीमांत घर्षण, सीमांत बोल रहा, स्थैतिक घर्षण का, स्थैतिक घर्षण का, स्थैतिक घर्षण का कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक, कोई फार्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता? स्थैतिक घर्षण का कोई फार्मूला इसलिए नहीं होता क्योंकि स्थैतिक घर्षण परिवर्ती मान देता है, इसका मान बार बार बदल रहा होता है, ठीक है। अब मान चूंकि बार बार बदल रहा है तो हम फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते ना, चूंकि मान बार बार बदल रहा है। मान यदि इसका स्थिर होता, नियत होता, कांस्टेंट होता तो इसका फार्मूला होता। अब स्थैतिक घर्षण का मान बार बार बदल रहा है, ठीक, हम जितने फोर्स से वस्तु को धक्का दे रहे हैं उतना ही फोर्स हमें स्थैतिक घर्षण के रूप में मिल जा रहा है, ठीक। हमने 1 न्यूटन लगाया, हमको 1 न्यूटन मिला, 2 न्यूटन हमने लगाया, हमको 2 न्यूटन पलट कर मिला, हमने 5 न्यूटन लगाया, पलट कर हमें 5 न्यूटन का बल मिला। तो स्थैतिक घर्षण का मान बार बार बदल रहा है। तो जब मान बार बार बदल रहा है तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक। फार्मूला किसका होता है? स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान का, ठीक है, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान का फार्मूला होता है। मतलब हम अपन क्या लिखेंगे, एफ एस, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम किससे दर्शाते हैं? एफ एस से। स्थैतिक घर्षण को एफ एस से दर्शाते हैं। तो एफ एस का फार्मूला नहीं होता, स्थैतिक घर्षण का फार्मूला नहीं होता, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान का फार्मूला होता है। तो एफ एस मैक्सिमम लिख सकते हैं या एफ एस मैक्स, इसका फार्मूला होता है क्या? म्यू एस इंटू आर, ठीक है, इसका फार्मूला होता है म्यू एस इंटू आर, जहाँ पे म्यू एस क्या है? म्यू एस है स्थैतिक घर्षण गुणांक, ये स्थैतिक घर्षण गुणांक इसको बोलते हैं, ठीक है। म्यू एस है स्थैतिक घर्षण गुणांक और आर है अभिलंब प्रतिक्रिया। आर है क्या? अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है। इसको भी आगे देखेंगे कि अभिलंब प्रतिक्रिया है क्या। तो स्थैतिक घर्षण का कोई फार्मूला नहीं होता, फार्मूला होता है स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान का, एफ एस मैक्स का। और इसको अपन क्या कह सकते हैं? एफ एस मैक्स को कहते सकते हैं एफ लिमिटिंग, है ना, मतलब सीमांत घर्षण, ठीक है। इसको अपन क्या कह सकते हैं? यह सीमांत घर्षण, मतलब इसको हम बोल सकते हैं सीमांत घर्षण का फार्मूला है ये, ठीक है, सीमांत घर्षण। इसको क्या लिख सकते हैं? स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, ठीक है। फार्मूला है म्यू एस इंटू आर, मतलब म्यू एस इंटू आर जो फार्मूला है वह किसका फार्मूला है? सीमांत घर्षण का फार्मूला है, ये ध्यान में रखना है। स्थैतिक घर्षण का फार्मूला नहीं है, या तो इसको सीमांत घर्षण का फार्मूला कहें या फिर स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान का फार्मूला हम इसे कहें। अब इसको भले हम हमारी बुक में एफ एस लिखा हो, ठीक है, एफ एस मैक्स न लिख के हम बार बार इसको एफ एस से भी समझ सकते हैं, पर इसको समझना क्या है? ये एफ एक्स मैक्स है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है, मीन्स ये सीमांत घर्षण है, ठीक। तो बात समझ आई, स्थैतिक घर्षण क्या है और सीमांत घर्षण क्या है। स्थैतिक घर्षण में एक और चीज, स्थैतिक घर्षण कब तक लगेगा? यदि हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान, जो हम बल लगा रहे हैं एफ, ठीक है, तो हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान यदि कम है, यदि बल का मान कम है या बराबर है किससे? घर्षण बल से, फ्रिक्शन फोर्स से। यदि हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान, यदि जो हम बल लगा रहे हैं, तो हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान यदि कम होगा इस घर्षण बल से, ठीक है, स्थैतिक घर्षण, यहाँ पे स्थैतिक घर्षण की बात करें तो यदि स्थैतिक घर्षण के मान से कम है जो हम बल लगा रहे हैं, उस बल का मान, हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान यदि स्थैतिक घर्षण के मान से कम है तो वस्तु गति नहीं करेगी, वस्तु मूव नहीं करेगी, वस्तु वहीं पर स्थिर रहेगी, ठीक। वस्तु कब गति करेगी? जब हम बल लगाएं और हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान यदि फ्रिक्शन फोर्स से अधिक हो, घर्षण बल से अधिक हो,
हम बल लगाएं और बल का मान कैसा होना चाहिए, घर्षण बल से अधिक, तभी तो वह वस्तु गति कर पाएगी, उस घर्षण को तोड़ते हुए आगे जा पाएगी, घर्षण का विरोध करते हुए आगे जा पाएगी, जब हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो स्थैतिक घर्षण का मान है ना, स्थैतिक घर्षण का जो मान है Fs जो हमने निकाला, स्थैतिक घर्षण का मान, वह स्थैतिक घर्षण का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, स्थैतिक घर्षण का मान 0 से शुरू होगा। ठीक है, 0 से शुरू होगा, 0 से लाई करेगा कहाँ तक है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या है, सीमांत घर्षण, मतलब F लिमिटिंग। ठीक है, F लिमिटिंग, या इसको अपन कह सकते हैं क्या, Fs मैक्स, Fs मैक्सिमम। ठीक है, तो जो स्थैतिक घर्षण है उसका अधिकतम मान क्या है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है सीमांत घर्षण। ठीक है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है सीमांत घर्षण और न्यूनतम मान है 0। तो जो स्थैतिक घर्षण है उसका न्यूनतम मान है 0 और अधिकतम मान है क्या, सीमांत घर्षण। ठीक है, तो ये हुआ स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण। बात समझ आई ना। स्थैतिक घर्षण है क्या, स्थैतिक घर्षण वह घर्षण है जब आपेक्षिक गति होने वाली होती है, तभी स्थैतिक घर्षण मौजूद होता है, जब आपेक्षिक गति होने वाली होती है और वस्तु स्थिर होती है। आपेक्षिक गति होने वाली होती है मीन्स आपेक्षिक गति हो नहीं रही होती, हम बल लगा रहे होते हैं और हम बल लगाने पर भी हमें उस वस्तु में देख रहे हैं कि हम बल लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु गति नहीं कर रही है। उस कंडीशन पे जो बल लग रहा है, ठीक है, जो बल लग रहा है हमारे द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में, वह बल है घर्षण बल, जिसको हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल कैसा बल है, यह एक परिवर्ती बल है, या इसको हम स्वसमायोजक भी कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग, ये खुद से एडजस्ट कर लेता है। ठीक, जैसे हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, वस्तु गति नहीं कर रही, मतलब उतने ही परिमाण का बल हमें पलट कर मिल रहा है विपरीत दिशा में। हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं, हमको विपरीत दिशा में उतनी परिमाण का बल 5 न्यूटन का मिल रहा है, तभी वस्तु रुकी हुई है। अन्यथा हम तो बल लगा रहे हैं तो वस्तु को तो आगे चले जाना चाहिए था, लेकिन स्थैतिक घर्षण वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और हमने जाना कि स्थैतिक घर्षण का कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, चूँकि स्थैतिक घर्षण का मान हम देख रहे हैं बार बार बदल रहा है। ठीक है, बार बार बदल रहा है स्थैतिक घर्षण का मान, इसलिए बदलते हुए मान के लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो स्थैतिक घर्षण का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, स्थैतिक घर्षण की अधिकतम मान का फार्मूला है। ठीक, क्योंकि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान वह मान है, स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान है जिसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण, वह एक ऐसा मान है कि उस मान से अधिक। ठीक, सीमांत घर्षण वो जगह है जहाँ से हम यदि थोड़ी सी भी बल और ज़्यादा लगा दें तो वस्तु मोशन में आ जाती है, उसमें गतिज घर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम स्थैतिक घर्षण के फार्मूला को हम लिखते हैं क्या, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान Fs मैक्सिमम, मैक्स हमने लिख दिया। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या है, सीमांत घर्षण। ठीक है, सीमांत घर्षण हो गया Fs इक्वल μs इंटू आर, और यहाँ पे हम तीसरी चीज़ लिख रहे थे, जो Fs है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिलंब प्रतिक्रिया के। ठीक है, Fs जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, R मीन्स अभिलंब प्रतिक्रिया के। और अभिलंब प्रतिक्रिया हम जानते हैं कि दुनिया में फिजिक्स में यदि हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह आता है और एक नियतांक आता है μs, यहाँ पे नियतांक आएगा μs इंटू आर, जहाँ पे हमने लिख दिया है μs क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, और आर है अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, इतनी बात समझ आई है ना। तो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान कहलाता है सीमांत घर्षण। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है सीमांत घर्षण। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे चलते हैं गतिक घर्षण में। ठीक, अब आता है गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, गतिक घर्षण अब क्या होता है इसको समझें तो जरा। गतिक घर्षण, काइनेटिक
फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। ठीक, अब गतिक घर्षण कब उत्पन्न होगा? जब वस्तु गति कर रही होगी। कैसी गति कर रही होगी? आपेक्षिक गति कर रही होगी, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? यह घर्षण कब उत्पन्न होता है? जब आपेक्षिक गति हो। ठीक, आपेक्षिक गति किसके बीच होगी? दो अलग अलग वस्तुओं के बीच होगी। दो अलग अलग वस्तुएं होंगी और दो अलग अलग वस्तुओं के बीच होगी आपेक्षिक गति। जब आपेक्षिक गति अब यहाँ पे हो रही हो, है ना, चूंकि गतिज है तो गति तो हो ही रही है, होगी, तभी ये घर्षण बल उत्पन्न होगा। दूसरा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, गतिक घर्षण है, गतिक घर्षण को हम किससे दर्शाते हैं? एफ के से, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट, है ना, ये नियत होता है। इसका मान बदलता नहीं, इसका मान नियत होता है, इसका मान। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मान होता है नियत। ठीक, गतिक घर्षण का मान नियत होता है और स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है? परिवर्ती होता है। और गतिक घर्षण का मान नियत होता है और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अविलंब प्रतिक्रिया के, नॉर्मल रिएक्शन के। अविलंब प्रतिक्रिया के ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है आर के, ये चीज़ हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे हमने लिखा था एफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, ये भी क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के अविलंब प्रतिक्रिया के। तो ये चीज़ को भी आगे हम समझेंगे। तो एफ के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के हो जाएगा। ठीक है, तो नियतांक जब हटाएंगे, सॉरी अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक लगेगा। यहाँ पे नियतांक आ जाएगा म्यू के, जहाँ पे हम म्यू के को क्या बोलते हैं? कैसा गुणांक हो जाएगा? गतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, गतिक घर्षण गुणांक इसको बोलते हैं। ठीक है, म्यू के हो जाएगा गतिक घर्षण गुणांक। ठीक, अब हमें पता है कि घर्षण की दिशा किधर होती है? घर्षण की दिशा होती है जिधर आपेक्षिक गति हो रही होती है, उसकी विपरीत दिशा में घर्षण की दिशा होती है। ठीक है, हाँ, अब किस काइनेटिक फ्रिक्शन कब आएगा? जब वस्तु आपेक्षिक गति कर रही हो। अब आपेक्षिक गति कब करेगी? पहले आपेक्षिक गति होने वाली होगी। ठीक है, पहले आपेक्षिक गति होने वाली होगी, फिर आपेक्षिक गति होगी। मतलब सबसे पहले आएगा स्थैतिक घर्षण, फिर आएगा सीमांत घर्षण और सीमांत घर्षण के बाद आएगा गतिक घर्षण। ठीक है, तो जो सीमांत घर्षण है, ठीक है, जो सीमांत घर्षण है, जिसको हमने कहा एफ एस। ठीक है, एफ एस मैक्स हमने कहा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एस सी इसको। ठीक है, सीमांत घर्षण को एफ एस सी समझते हैं। तो सीमांत घर्षण कब लगेगा? जब वस्तु स्थिर होगी, है ना। जब वस्तु किस अवस्था में होगी? स्थिर अवस्था में होगी। ठीक है, मतलब गति करना चाहेगी लेकिन तब भी स्थिर होगी वो। आपेक्षिक गति करना चाह रही है लेकिन स्थिर है, तो की कंडीशन में सीमांत घर्षण होगा। और गतिक घर्षण कब होगा? गतिक घर्षण, अब वस्तु गति करना नहीं चाहेगी, अब वस्तु गति कर ही रही होगी। ठीक है, तो ये किस स्थिति में होगा? जब वस्तु गति में होगी, मोशन में होगी। ठीक है, जब वस्तु स्थिर होगी तो सीमांत घर्षण और जब वस्तु गति में होगी तो गतिक घर्षण। तो स्थिर में कौन कौन से घर्षण लग रहे हैं? स्थिर में सबसे पहले लग रहा है स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण भी जब वस्तु स्थिर होगी। ठीक है, चूंकि ये स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है, मीन्स वस्तु स्थिर ही है और केवल मोशन में एक ही घर्षण लगेगा, गतिक घर्षण, जो कि हमेशा नियत होता है। गतिक घर्षण का मान बिल्कुल नियत होगा। यदि वस्तु गति में आ गई ना, तो जो घर्षण लगेगा वह नियत होगा, चाहे आप उस वस्तु की गति को बढ़ाएं या घटाएं, या उसकी स्पीड को आप बढ़ाएं घटाएं, कुछ भी करें, लेकिन गतिक घर्षण का मान फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर एक समान हो जाता है। ठीक, और ये जो सीमांत घर्षण है, सीमांत घर्षण कब लगता है? सीमांत घर्षण जब लगता है तब वस्तु जो है बस चलने वाली होती है। ठीक है, जैसे ही सीमांत घर्षण लगेगा, सीमांत घर्षण हम लगाएंगे तो सीमांत घर्षण वह पॉइंट है जहाँ से वस्तु गति करना चाहेगी। तो सीमांत घर्षण वह पॉइंट है जहाँ से वस्तु अब चलने वाली है, उससे अधिक का मान यदि हम लगा दें तो वस्तु क्या हो जाएगी? वस्तु चल पड़ेगी। ठीक है, तो अब इन तीनों के बीच हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई ना? अब तीनों चीज़ें समझ में आ गई कि स्थैतिक घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण क्या है। अब इन तीनों में हम देखते हैं क्या
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन तीनों में देखते हैं हम ग्राफ, ठीक है, तीनों का हम ग्राफ बना करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम लगा देते हैं बाह्य बल, ठीक है, जो बल हम लगाएंगे बाह्य बल F, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा घर्षण, ठीक है, इधर हो जाएगा घर्षण, फ्रिक्शन। अब घर्षण तीन प्रकार के हैं, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। क्रम कैसा है, स्थैतिक, फिर सीमांत, फिर गतिक, ठीक है। बाह्य बल F है। अब देखो सबसे पहले कौन सा घर्षण आएगा, स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण में हमने देखा कि स्थैतिक घर्षण जब वस्तु स्थिर होगी, या स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, हम वस्तु को जितने बल से हम वस्तु को हम गति कराना चाहते हैं, या हम उस वस्तु पर बल लगाते हैं, तो स्थैतिक घर्षण क्या करता है, उतने ही परिमाण का बल हमको वापस लौटा देता है, ठीक है। मान लेते हैं हम शुरू में हमने 2 न्यूटन का बल लगाया, 2 न्यूटन का बल लगाया, तो क्या हुआ, तो ये कौन सा घर्षण हम देख रहे हैं, स्थैतिक घर्षण। तो शुरू में जब हमने 2 न्यूटन का बल लगाया तो सबसे पहला कौन सा घर्षण आएगा, स्थैतिक आएगा ना, पहले आएगा स्थैतिक घर्षण, ठीक है, फिर आएगा स्थैतिक घर्षण, ठीक है, या स्टैटिक लिख लो, पहले स्टैटिक आएगा, फिर आएगा लिमिटिंग, फिर आएगा काइनेटिक, है ना। मतलब पहले आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आएगा सीमांत घर्षण, फिर आएगा गतिक घर्षण। तो हम देखते हैं शुरू में कि कोई वस्तु रखी है, उस वस्तु पर हम 2 न्यूटन का बल लगाते हैं तो पलट करके हमको 2 न्यूटन का बल लग जाता है, ठीक है। मतलब हमने 2 न्यूटन का बल लगाया तो पलट करके हमको 2 न्यूटन का बल लग गया। ये कब होगा, जब वस्तु स्टैटिक में होगी, जब वस्तु स्थिर होगी, जब उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, जब उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्थैतिक घर्षण लगेगा तब। अब मान लेते हैं वो वस्तु है कोई, यहाँ पे हम बना लेते हैं बॉडी डायग्राम, ठीक, ये कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये 14 न्यूटन के बल से, 14 न्यूटन इसका क्या है, इसका जो अधिकतम मान है स्थैतिक घर्षण का वो है 14 न्यूटन। स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान है वह है 14 न्यूटन, मतलब Fs मैक्स जो है वह है 14 न्यूटन। Fx मैक्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं F लिमिटिंग, ठीक है। सीमांत घर्षण भी हम कहते हैं, सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है 14 न्यूटन, मतलब 14 न्यूटन से अधिक का बल लगेगा तो ही ये वस्तु गति कर पाएगी, अदरवाइज नहीं, है ना। अब हम इसको 6 न्यूटन का बल देते हैं तो ये पलट करके हमको 6 न्यूटन का बल दे देती है, ठीक। कब तक देगी, ये 14 न्यूटन तक हमको पलट करके देती रहेगी बल। फिर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन का बल लगाया तो ये पलट करके हमको 10 न्यूटन का बल फिर से दे दी, क्योंकि स्थैतिक घर्षण का काम ही है, हम जितना बल लगाएंगे वह पलट करके हमको उतना बल वापस कर देगी, ठीक है। फिर हम 14 न्यूटन का बल लगाते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ता जा रहा है ना। पहले हमने 2 न्यूटन के बल से लगाया, पहले हमने 2 न्यूटन का बल लगाया तो स्थैतिक घर्षण भी 2 न्यूटन था। फिर हमने 6 न्यूटन का बल लगाया तो स्थैतिक घर्षण भी 6 न्यूटन था। फिर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया तो स्थैतिक घर्षण 10 न्यूटन का हो गया। स्थैतिक घर्षण का मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो शुरू में क्या होता है, स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ता है, ठीक, शुरू में स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ता है, स्थैतिक घर्षण का मान शुरू में बढ़ते जाता है। तो शुरू में क्या हुआ, स्थैतिक घर्षण का मान ऐसे बढ़ता गया, हमको एक सरल रेखा प्राप्त हुई, ठीक। कहने का मतलब इन सबको मिला लेना, ठीक, ये हमको एक ऐसे सरल रेखा मिलेगी। स्थैतिक घर्षण का मान शुरू में ऐसे इधर से बढ़ता जाएगा, ठीक। तो एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, दोनों के साथ 45 का एंगल बनाएगा ना, 45 का एंगल दोनों के साथ 45 का स्लोप बनाएगा। 45 की जो सरल रेखा है वह बिल्कुल बराबर जा रही, क्योंकि ये 2 न्यूटन तो ये भी 2, ये 6 तो ये 6, ये 10 तो ये 10, मतलब दोनों क्या हैं, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बीच से डिवाइड हो जाएंगे और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का स्लोप बनाएगा
और वाई एक्सिस के साथ भी 45 का स्लोप बनाएगा। फिर ऐसे करते करते हम 14 न्यूटन पर पहुँचे, है ना। तो 14 न्यूटन कैसा मान है, अब हम पहुँच गए कहाँ पे, 14 पे। ठीक, 14 मान लेते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच गए और यहाँ पे हम पहुँच गए 14 न्यूटन पे। ठीक, ये जो 14 न्यूटन है, 14 न्यूटन, अब ये कैसा बल है 14 न्यूटन का, ये है सीमांत घर्षण बल। ठीक है ना, 14 न्यूटन चूंकि ये सबसे मैक्सिमम मान है किसका, स्थैतिक घर्षण का। स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम मान है ना, क्यों, क्योंकि अब 14 न्यूटन से अधिक का बल जब हम लगाएंगे तो वस्तु चलना प्रारंभ कर देगी। मतलब ये अब वस्तु 14 न्यूटन तक ही स्थिर रह सकती है, 14 न्यूटन के बल तक। इससे अधिक का बल इसको स्थिर नहीं रख सकता, इस वस्तु को 14 न्यूटन से अधिक का बल इस वस्तु को स्थिर नहीं रख सकती। उस वस्तु को चलना पड़ जाएगा 14 न्यूटन से यदि हम अधिक का बल लगाएं तो ये कैसा बल है, ये है एफ लिमिटिंग, है ना। ये है एफ लिमिटिंग, मतलब सीमांत घर्षण इसको बोल सकते हैं अपन। ये कैसा मान है, ये है सीमांत घर्षण है। ठीक है, ये है सीमांत घर्षण। ठीक, सीमांत घर्षण हो गया और यही है सबसे अधिक मान। ठीक, ये है सबसे अधिक मान, सीमांत घर्षण हो गया, ये है सबसे अधिक मान। अब क्या होता है, जो गतिक घर्षण होता है, हमने सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण में देखा कि शुरू में उसका मान बढ़ता है, परिवर्ती मान है, मतलब मान बढ़ता है। फिर सबसे अधिक मान होता है सीमांत घर्षण का, मतलब सबसे अधिक मान जो होता है फ्रिक्शन का, घर्षण का, वह होता है सीमांत घर्षण में, है ना। तो घर्षण का सबसे अधिक मान लिख भी सकते हो, घर्षण का सबसे अधिक मान, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, सबसे अधिक मान, घर्षण का सबसे अधिक मान क्या है, सीमांत घर्षण है। ठीक है, सीमांत घर्षण। स्थैतिक में क्या होता है, स्थैतिक में मान बढ़ता है ना, कम से अधिक की ओर जाता है, मतलब धीरे धीरे मान बढ़ता है स्थैतिक में। और चूंकि सीमांत घर्षण क्या, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है, तो इस घर्षण का सबसे अधिक मान कौन हो जाएगा, सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान सीमांत घर्षण है, तो घर्षण का सबसे अधिक मान सीमांत घर्षण है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, सीमांत घर्षण सबसे अधिक मान है, मतलब यहाँ पर हम कहाँ पहुँच गए, शिखर में। इसके बाद क्या होता है, गतिक घर्षण का मान कम होता है। ठीक है, इसके बाद गतिक घर्षण का मान कम होता है। अब कम क्यों होता है, सीमांत घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण है एफएस मैक्स। ठीक है, या एफएस भी लिख सकते हो, मैंने कहा। ठीक है, सीमांत घर्षण का मान क्या है, अधिक है, किससे, गतिक घर्षण से। गतिक घर्षण क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के से, या फिर लिख सकते हैं म्यू एस, जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है, उसका मान अधिक है म्यू के से, गतिक घर्षण गुणांक से। ठीक, ये चीज बड़ी होगी, जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है या स्थैतिक घर्षण का मान अधिक होगा गतिक घर्षण से। ठीक है, अब सोचो कैसे, वस्तु रुकी हुई है तो घर्षण का मान अधिक है, कि वस्तु चल रही है तब घर्षण का मान अधिक है। अब वस्तु रुकी हुई है ना, अब रुकी हुई वस्तु को हम चला रहे हैं, तो रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी कि चलती हुई वस्तु को पर मोशन बनाए रखने के लिए। जरा इस चीज़ को सोचो कि अगर कोई वस्तु को हमें चलाना है, कोई वस्तु बिल्कुल रेस्ट पर है, उसे हमें चलाना है, तो हमको अधिक बल की आवश्यकता होगी। और एक बार जब हमने अधिक बल लगा दिया, और अधिक बल लगाने से वस्तु यदि मोशन पर आ गई, गति पर आ गई, तो वह वस्तु फिर कम बल से भी आगे चल सकती है। सही है ना। ठीक, कोई वस्तु बिल्कुल रेस्ट पर है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक, इसको प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो कि उसको हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, तो ही वो मोशन में आएगी। और जैसे मोशन में, गति में आ गई, तो फिर उसको कम बल से भी आगे चलाया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि स्टार्ट में किसी वस्तु को गति में लाने के लिए हमको अधिक बल की आवश्यकता होती है। जब वस्तु गति में आ जाती है तो फिर बल की आवश्यकता कम होती है। तो स्थैतिक घर्षण का मान अधिक होता है, ठीक है, गतिक घर्षण के मान से। इसलिए जब वस्तु गति में होती है तो उसका मान कम होता है। जब वस्तु आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति में होती है, आपेक्षिक गति होने वाली होती है वस्तु में, या
स्थैतिक घर्षण का मान अधिक होता है और गतिक घर्षण का मान कम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे अधिक मान है, सबसे अधिक मान है। इसके बाद क्या है, अब पहले क्या आया, अब ये देखो, ये स्थैतिक घर्षण चला ना यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा घर्षण है, ये है स्थैतिक घर्षण। यहाँ से यहाँ तक कैसा घर्षण, स्थैतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण में वस्तु क्या होगी, वस्तु स्थिर रहेगी। ठीक है, वस्तु कैसी है, स्थिर है। स्थैतिक घर्षण चल रहा है तो स्थैतिक घर्षण की अधिकतम मान तक वस्तु स्थिर है। सही है ना, स्थैतिक घर्षण की अधिकतम मान तक वस्तु स्थिर है। तो स्थैतिक घर्षण हो गया, स्थैतिक घर्षण में वस्तु स्थिर है। ये ग्राफ किसका है कि वस्तु स्थिर है, घर्षण तो लग रहा है लेकिन वस्तु स्थिर है। फिर इसके बाद जैसे ही हमने 14 न्यूटन का बल दिया इसको, तो 14 न्यूटन का बल देने से क्या बन गया, 14 न्यूटन क्या है, सीमांत घर्षण है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। अब इससे जैसे ही हम 1 न्यूटन भी अधिक देंगे तो वस्तु चल पड़ेगी। तो ये है क्या, Fs मैक्स है, सीमांत घर्षण का अधिकतम मान है ये। ठीक, तो सीमांत घर्षण के बाद, सीमांत घर्षण बोले तो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। तो स्थैतिक घर्षण का मान अधिक है, स्थैतिक घर्षण का मान अधिक है गतिक घर्षण से। मतलब गतिक घर्षण का मान क्या है, कम है। गतिक घर्षण का मान कम है किससे, स्थैतिक घर्षण के मान से, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान से। तो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान ये हुआ। अब यहाँ से क्या है, गतिक घर्षण का मान कम है, गतिक घर्षण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा, मीन्स ये पहले नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, स्थैतिक घर्षण का मान क्या हुआ, कम हुआ, सॉरी गतिक घर्षण का मान कम हुआ, पहले क्या होगा, गतिक घर्षण का मान कम होगा। फिर वस्तु जो है एक समान वेग से या एक समान घर्षण से आगे बढ़ेगी। ठीक, फिर गतिक घर्षण समान हो जाएगा। बात समझ आई ना। हम क्या देख रहे हैं, स्थैतिक घर्षण और ये अधिकतम मान, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना, ये अधिकतम मान हो गया Fs मैक्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। और ये एक समान कांस्टेंट हो गया घर्षण, तो इसको बोल सकते हैं गतिक घर्षण। ठीक, ये हो गया गतिक घर्षण। बात समझ आई। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या होता है, जैसे जैसे हम बल का मान बढ़ाते हैं, हम बल लगा रहे हैं, जैसे जैसे बल का मान अधिक होता जाएगा, बल हम ज़्यादा अप्लाई करते जाएंगे, वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि उससे अधिक का बल लगाने पर वह वस्तु गति में आ जाएगी। तो वह सिचुएशन, वह बिंदु जहाँ से वस्तु पर 1 न्यूटन का बल भी अधिक लगाने पर वस्तु गति में आ जाती है, उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। तो वहाँ तक क्या होता है, मान घर्षण का अधिक होते जाता है। उसके बाद जब वस्तु गति में आती है तो घर्षण का मान थोड़ा सा कम होता है, ग्राफ थोड़ा सा गिरता है, क्योंकि गतिक घर्षण का मान कम होता है सीमांत घर्षण से या स्थैतिक घर्षण से, तो गतिक घर्षण के मान से थोड़ा सा कम होगा। इसके बाद गतिक घर्षण एक समान हो जाता है। इसके पहले हमने देखा भी गतिक घर्षण Fs क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, और गतिक घर्षण जो है नियत हो जाता है। अब ये वस्तु चाहे एक समान स्पीड से आगे जाए या असमान स्पीड से आगे जाए, ठीक है, अब स्पीड बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, वस्तु जब गति में आ गई तो मोशन पर आ गई वस्तु, तो गतिक घर्षण का मान एक समान हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई, स्टैटिक लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक, अब एक चीज़ और बता रहे थे हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, उसको देख लो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूँ। तो हम बता रहे थे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, अविलंब प्रतिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो अविलंब प्रतिक्रिया है क्या, मान लेते हैं कोई समतल है, इस समतल पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक, m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना। अब इस पर क्या करें, इस दिशा में हम इसको बल F लगाएं, तो जैसे ही इधर बल लगाएंगे हम, तो बल लगाने से क्या होगा, वस्तु स्थिर है। ठीक है, वस्तु स्थिर है, हम बल लगा रहे हैं, जैसे जैसे बल का मान बढ़ाते जाएंगे तो स्थैतिक घर्षण का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इधर अपोजिट साइड हमको क्या मिल जाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहें। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, घर्षण बल, या फिर स्थैतिक घर्षण भी हम कह सकते हैं, या फिर हम स्थैतिक घर्षण भी कह सकते हैं Fs। ठीक है, स्थैतिक घर्षण भी कह सकते हैं। तो इधर हम बल लगा रहे हैं,
तो इधर हमें क्या मिल रहा है, अपोजिट साइड हमें घर्षण बल मिल रहा है। ठीक है, घर्षण बल मिल रहा है। अब चूंकि वस्तु, या फिर कहें वस्तु सीमांत संतुलन में है, सीमांत संतुलन समझ रहे हो ना, वस्तु है सीमांत संतुलन की स्थिति में। सीमांत संतुलन मीन्स वस्तु उस संतुलन में है जहाँ से अब थोड़ा सा भी बल अगर लगा दिया जाए तो वस्तु गति में आ जाएगी, उस स्थिति में रखी हुई है। ठीक है, सीमांत संतुलन की स्थिति में है, थोड़ा सा बल अगर बढ़ाएं तो वह गति में आ जाएगी। तो इसका वेट जो है mg नीचे की ओर होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि न्यूटन की गति की न्यूटन की गति के तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये mg भार जो है ऊपर की ओर क्या करेगा, एक प्रतिक्रिया देगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, है ना। तो ये क्रिया है, mg वेट उसका नीचे है, तो प्रतिक्रिया देगा, अविलंब प्रतिक्रिया कैसे देगा, क्योंकि इसका वेट कहाँ है, ऐसे नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर, तो अविलंब प्रतिक्रिया देगा ऊपर। ठीक है, अविलंब प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा, आर, नॉर्मल रिएक्शन आर। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में क्या होगा, जो हम बल लगा रहे होंगे, जब सीमांत संतुलन की स्थिति में बल लगा रहे होंगे, वह बल बराबर होगा हमारे स्थैतिक घर्षण के बराबर। ठीक है, वस्तु सीमांत संतुलन में है, मतलब बल हम कितना लगा रहे हैं, बिल्कुल स्थैतिक घर्षण के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। ठीक है, मतलब सीमांत घर्षण के बराबर हम बल लगा रहे हैं, है ना। बल बराबर क्या हो गया, सीमांत घर्षण के बराबर बल। अब अगर उससे इससे थोड़ा सा भी अगर बल अधिक बढ़ाएं तो ये एफ मैक्स ना होकर के क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा। ठीक है, एफ मैक्स ना होकर के ये एफ के हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, सही बात है ना। अगर बल के मान को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो ये गतिक घर्षण में बदल जाएगा। तो एफ यहाँ पे किसके बराबर है, सीमांत संतुलन की स्थिति में एफ है एफ एस मैक्स के बराबर, मीन्स अब एफ है एस के बराबर। जब ये बल बराबर है क्रिया प्रतिक्रिया तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो आर हो जाएगा इक्वल एम जी के, आर किसके इक्वल, एम जी के, आर की वैल्यू एम जी के बराबर होगी। ठीक, दूसरी चीज़ हम वहाँ पे देख रहे थे, क्या हमने बात की, एफ एस इक्वल, हमने कहा एफ एस अनुक्रमानुपात एन। ठीक है, फिर हमने लिखा एफ एस इक्वल म्यू एस इंटू एन, नहीं आर हमने लिखा, तो आर ही लिखते हैं आर। ठीक, तो ये जो स्थैतिक घर्षण है वह अनुक्रमानुपाती है किसके, अविलंब प्रतिक्रिया के। ठीक है, अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती है, मीन्स आर किस पर डिपेंड करेगा, एम जी पर, जितना एम जी होगा उतना आर होगा। ठीक है, नॉर्मल, हर जगह नहीं। अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर है वस्तु तो की कंडीशन में एम जी के बराबर होगा आर। ठीक, अगर कोई किसी कोण से झुकी है तो फिर एम जी के बराबर आर नहीं होगा, फिर इसकी वैल्यू घट बढ़ सकती है। लेकिन अभी यदि 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है तो एम जी के बराबर होगा आर, आर इक्वल होगा एम जी। अब यदि सोचो, यदि हम एम को बढ़ाते जाएं, यदि वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाते जाएं तो आर भी बढ़ता जाएगा। सही है ना, यदि एम को बढ़ाएं, ठीक है, मान लेते हैं एम पहले कितना, जी का मान मान लेते हैं 5, यहाँ पे हम 5 मान लेते हैं, एम का मान 5 मान लेते हैं, जी का मान मान लेते हैं 10, तो यहाँ पे हो गया 50। ठीक है, यहाँ पे हो गया 50 किलोग्राम। अब तो यहाँ भी ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल गया हमको, 50। ठीक है, अब यहाँ पे m का मान यदि हम 10 ले लेते हैं तो 10 10 जा 100, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 100। तो मतलब m का मान बढ़ाने पर r का मान बढ़ रहा है, और जब r बढ़ेगा तो fs भी बढ़ेगा। जब m बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, जो अधिक द्रव्यमान की वस्तु होगी तो स्थैतिक घर्षण भी अधिक लगेगा, है ना। अधिक बल है तो स्थैतिक घर्षण भी अधिक लगेगा। मतलब Fs जो है वह R के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि R का मान अधिक है तो Fs का मान भी अधिक होगा, R का मान कम है तो Fs का मान कम होगा। यदि मास ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उसको ले जाने के लिए हमको अधिक घर्षण का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, हमको अधिक बल लगाना पड़ेगा, हमको अधिक स्थैतिक घर्षण की अनुभूति होगी। स्थैतिक घर्षण का मान उतना ही अधिक होगा यदि वेट अधिक होगा, और वेट के अधिक होने से R अधिक होगा, R के अधिक होने से Fs अधिक होगा, है ना। इसलिए Fs अनुक्रमानुपाती होता है R के। इसी तरह Fs F के अनुक्रमानुपाती होगा R के। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के 3 प्रकार, है ना। मुख्यतः 2 प्रकार ही कह सकते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण।
ठीक है। बीच में जो सीमांत घर्षण है वह स्थैतिक घर्षण ही है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। और सीमांत घर्षण की स्थिति में, ठीक है, जो हम सीमांत घर्षण पढ़ते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसमें वस्तु मोशन में नहीं होती, वस्तु गति में नहीं होती, वस्तु रुकी होती है। स्थैतिक घर्षण में भी वस्तु रुकी हुई है और सीमांत घर्षण में भी वस्तु रुकी हुई है। केवल गतिक घर्षण में वस्तु गति कर रही है और स्थैतिक घर्षण में, स्थैतिक घर्षण क्या होता है, परिवर्ती होता है। स्थैतिक घर्षण का मान बदलता रहता है, जबकि गतिक घर्षण का मान नियत होता है। और स्थैतिक घर्षण का कोई फार्मूला नहीं होता। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान का मीन्स सीमांत घर्षण का, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला होता है, जबकि गतिक घर्षण का फार्मूला होता है, जो कि गतिक घर्षण कांस्टेंट है और स्थैतिक घर्षण कांस्टेंट नहीं है, परिवर्ती है। और जब मान बदल रहा है बार बार, तो उसके लिए हम कोई फार्मूला एज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए हम स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान के लिए फार्मूला रखते हैं। ठीक है। फिर हमने ग्राफ के माध्यम से समझा, ठीक है, हमने ग्राफ के माध्यम से समझा कि हम पहले 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो 2 न्यूटन का बल हमें वापस मिलती जा रही है, कब तक, जब तक स्थैतिक घर्षण है। फिर एक ऐसा टर्म आता है कि जिसको हम सीमांत घर्षण कहते हैं, उससे अधिक का बल लगाने पर, उससे अधिक का बल हम जैसे लगाते हैं तो गतिक घर्षण का मान थोड़ा कम होता है, क्योंकि गतिक घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण के मान से कम है, तो थोड़ा सा कम होता है। स्थैतिक घर्षण के मान से थोड़ा सा कम है, तो स्थैतिक घर्षण के मान से कम होता है गतिक घर्षण का मान, तो गतिक घर्षण का मान थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद गतिक घर्षण का मान कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। चाहे वस्तु की स्पीड को हम कम करें, चाहे अधिक करें या एक समान बनाए रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो कल हम देखेंगे घर्षण कोण और विराम कोण। धन्यवाद।